के खिलाफ जो आंदोलन बिरसा मुंडा छेड़े थे, वो आंदोलन आज की तारीख में भी है। उनके समय में उन दिक्कों में ब्रिटिशर्स भी शामिल थे, लेकिन वो ब्रिटिशर्स तो आज की तारीख में नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा, उससे बड़े दिक्कू और बाकी सारे दिक्कू आज की तारीख में भी हमारे साथ है। तो आज के दिन इस पूरे आंदोलन को आप कैसे देखते हैं? डॉक्टर सुनीता बताएंगे। जी जी, डॉक्टर सुनीता। बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया। मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, ट्रेन में हूँ। अ, सभी को बधाई। आज के दिन सभी याद करते हैं। कम से कम प्रतीक के तौर पे ही सही। अखबारों के अंदर बड़े विज्ञापन आज मैंने देखे। उन विज्ञापनों का कारण ये भी रहा कि चुनाव चल रहा है और कोई भी मौका जो है, जो लोग सत्ता में हैं या जो लोग सरकार में हैं, वो नहीं चूकना चाहते। जो बिरसा मुंडा जी ने 25 साल की उम्र के अंदर कर लिया, मतलब इतनी कम उम्र के अंदर जितना बड़ा काम उन्होंने किया, जिस कारण से भगत सिंह को जाना जाता है, उसी कारण से उन्हें भी जाना जाता है। भगत सिंह जी ने कुर्बानी दी थी, फांसी चढ़े थे। इनकी जेल के अंदर मौत हुई थी, संदिग्ध उनकी मौत थी, लेकिन इसके पीछे अंग्रेजों का ये षड्यंत्र था कि वो जो आदिवासियों का विद्रोह था, उलगुलान जो है उसको रोकना चाहते थे। मुद्दा क्या था? मुद्दा जमींदारी के जो सामंती व्यवस्था थी और जो वहाँ पर उस समय लूट थी, वो था। उन्होंने जो चुनौती दी थी, वो चुनौती जल जंगल जमीन पर हमारा अधिकार हो, इसके लिए उन्होंने आंदोलन चलाया था, जिसे आगे जाके डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा जी और जो साथी हैं तमाम सारे, वो हमारे गांव में हमारा राज करके उन्होंने उसे आगे बढ़ाने का काम किया। देश में लगभग सभी आदिवासी समूह भी और पार्टियां भी जो है वो बिरसा मुंडा जी के बारे में वो बात करते हैं। और लेकिन आज की अगर हम स्थिति देखें तो पूरे देश में जहाँ कहीं पर भी आदिवासी संघर्ष कर रहे हैं, उनको माओवादियों से जोड़कर देखा जाता है। मतलब जो नजरिया अंग्रेजों का उस समय आदिवासी नेतृत्व के लिए था, वही नजरिया हमारे शासक वर्ग का आज भी आदिवासी नेतृत्व के लिए बना हुआ है। वो ये मानने को ही तैयार नहीं है कि ये जैसे कहा जाए जंगल के राजा हैं। मूल तौर पर ये देश जो है वो आदिवासियों का देश है। और अगर ये कहा जाता है कि भाई संसाधन पर सबसे पहले उनका अधिकार होना चाहिए, तो वो एकदम ठीक बात है। और अगर ये सवाल उठाया जाता है कि उनको जो आबादी है उसके अनुपात में संसाधनों के ऊपर उनकी जो मालिकी है वो बहुत कम है। जैसा अभी कहा गया था कि भाई एक जो है 1 रुपए के अंदर 10 पैसा भी नहीं, 100 रुपए के अंदर भी 10 पैसा नहीं। अब मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो आदिवासी है वो सबसे ज्यादा एक अमीर होकर के पैदा होता है। मतलब ये है कि जल जंगल जमीन खदान सब कुछ उसके पास में होता है, लेकिन सरकार उसे बेदखल कर देती है, विस्थापित कर देती है, उस पर अपना कब्जा जमाती है और उसके बाद में लाखों करोड़ों अरबों रुपया उससे कमाने का काम किया जाता है। ये एक बड़ा सवाल है, पूरे देश के सामने बड़ा सवाल है। जो लोग विकास की नीतियां बनाने का काम करते हैं उनके लिए सामने बड़ा सवाल है कि किस तरीके से एक तरीके की जिसकी भूमि के ऊपर जो मालिक है और वहां पर अगर कोयले की खदान निकली या मैग्नीशियम की खदान निकली या हीरा की खदान निकली तो उसको क्या हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। ये सवाल आज तक हल नहीं हुआ है, न्यायपूर्ण तरीके से हल नहीं हुआ है। इसका हल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये मामला पेट्रोलियम के साथ भी जुड़ा हुआ है। तमाम सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे इलाके हैं जहाँ से पेट्रोलियम भी निकला, लेकिन वहाँ के लोग जो है, मतलब अगर आप अभी भी कहा जाए कि लंगोटीधारी इस देश के अंदर कौन है, तो वो आपको आदिवासी इलाके में दिखलाई पड़ेगा। अब मैं क्योंकि आदिवासी इलाके के अंदर ही बहुत लंबे समय तक बैतूल जिले के अंदर मैंने काम किया है और बंजारी ढाल
जो विद्रोह था बैतूल के अंदर, जहाँ पर हमको नामक की जो आदिवासी महिला थी, उसने उस समय अंग्रेजों को चुनौती दी, कई अंग्रेजों के सिर काटने का काम उसने किया और अंग्रेजों को खदेड़ा था। और उसी समय जंगल सत्याग्रह वहां चला था, उसी को लेकर के मैं वहां गया तो हालत इस तरीके की देखी है कि आदिवासियों के घर पर, मतलब हम लोग जो एक आम तौर पर मानते हैं, ये कहा जाएगा कि आप दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता के अगर आप जाएंगे, स्लम्स के अंदर आप जाएंगे तो आपको वहां पर जो है मिल जाएगा टीवी, फ्रिज और सब चीजें आपको इक्विपमेंट्स के तौर पर मिल जाएंगे। लेकिन आदिवासी के यहाँ अगर आप जाएंगे तो आपको आज भी अल्मुनियम के बर्तन ही मिलेंगे। आपको पूरे घर के अंदर कुछ थोड़ा मोड़ा अनाज रखा मिलेगा, दो चार बकरियां होंगी, कुछ थोड़ी सी जो है मुर्गियां होंगी, दैट्स ऑल, बस। मतलब पूंजी के नाम पे, संपत्ति के नाम पे कुछ नहीं। अब वो ठीक है कि हम उसका महिमा मंडन करते हैं, है ना, हम लोग खुद लगातार बोलते हैं कि वो एक तरीके का जो आदिवासी है वो अपरिग्रह के सिद्धांत को मानता है। और हमने देखा भी है, ये बड़ा गजब की बात हमने देखी है कि मैं जब कोल माइंस के इलाके के अंदर बहुत लंबे समय तक मैंने ट्रेड यूनियन किया, पाथागड़ा कोल माइंस के अंदर, WCL के, तो वहां पर मैंने देखा कि आदिवासी जो है 30 दिन में से केवल उतने ही दिन काम करते हैं जिससे कि उनका एक महीने का खर्चा चल जाए। अगर वो 7 दिन में चल जाता है, 10 दिन में चल जाता है, उसके बाद में वो आना बंद कर देता है। उसके बाद में 20 दिन तक उनकी जगह पर कोई दूसरे लोग एक फर्जी तरीके से एक अपना उनके साथ मैनेजमेंट के साथ में साठ गांठ करके कोई दूसरे लोग नौकरी करते हैं 20 दिन तक। अब वो लोग उसका पैसा लेते हैं और इनको उसका 5%, 10%, 20% उसको देने का, मतलब ये स्थिति है। तो आदिवासी उस तरीके से कम्युलेटिव नहीं है। मतलब वो आदिवासी जो है वो अपने की अधिक से अधिक संपत्ति उसको जोड़नी है, उसके अंदर उसकी किसी भी किस्म की रुचि नहीं है। लेकिन मूल बात ये है कि उसको जिस तरीके का जीवन स्तर की बात आज हम पूरी दुनिया के अंदर लोग हम कर रहे हैं, उस जीवन स्तर में वो कहाँ तक पहुंचा है। वो ठीक है कि उसको, मतलब अगर आप कहीं पर शहर के किसी आप कमरे में बंद कर देंगे तो उसका ये जो है घुट जाएगा, है ना, उसको सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसे प्रकृति के साथ रहने की आदत है और उसे कहा जा सकता है कि आदिवासी प्रकृति का संरक्षक रहा है। लेकिन जो पूरा का पूरा हमारा डेवलपमेंट मॉडल है उसके अंदर आदिवासी को जंगल के अंदर चोर की दृष्टि से, आदिवासी को जो है पूरे सिस्टम के अंदर एक ऐसा व्यक्ति जो कि बर्बाद कर रहा है सब कुछ, वो माना जाता है, जबकि वो सबसे बड़ा संरक्षक है। और ये एक मूल अवधारणा का प्रश्न है। और कि हमारी डेवलपमेंट की जो पूरी की पूरी एक व्यवस्था बनी देश के अंदर आजादी के बाद में, उसमें उन्होंने आदिवासियों के प्रति निगाह और नजरिया क्या रखा। मेरा फिर से कहना है कि वही नजरिया रखा जो कि अंग्रेजों का नजरिया था। मैं कोई पार्टीबाजी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक पार्टी दूसरी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सरकारों को बदलते हुए हमने देखा है और आदिवासियों के इलाके के अंदर हमने बिल्कुल उनके प्रति वही रवैया देखा है। मतलब आज आप समझिए कि जो वन विभाग है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट सबसे बड़े शोषक के तौर पर सामने आता है। हम लोग जो संयुक्त किसान मोर्चे के लोग हैं, हमारा कहना है कि वनोपज को लेकर भी आपको जो है C2+50%, मतलब उसका भी समर्थन मूल्य आपको तय करने का काम करना चाहिए। आप अगर जाके देखेंगे तो वनोपज जिसके ऊपर उसका पूरा जीवन जो है उसका आश्रित है, वो बहुत कम दाम पे, मतलब जिसमें शहर के अंदर आप जो भी चीजें आप खरीदते हैं, मतलब चाहे वो चिरौंजी हो या कोई भी वनोपज हो, उसका उन्हें 1/10 भी जो है वो आदिवासी जो उसको बीनने का काम करता है उसको नहीं मिलता है। महुए का जो उसका रेट है वो भी उसको नहीं मिलता है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि आदिवासियों को जानबूझ करके शराब के नशे में डुबाने का काम सिस्टमैटिक तौर पर किया गया है। क्योंकि आदिवासियों का जो पूरा इतिहास है, बिरसा मुंडा का हो, टंट्या भील का हो, जो है मतलब आप हमारे यहाँ तो वो जो शाह बंधु थे उनका हो, है ना, आप सबका अगर इतिहास देखेंगे तो उन्होंने अंग्रेजों से कोई कॉम्प्रोमाइज करने का काम नहीं किया।
जिनको हम सो कॉल्ड बोलते हैं, जो कि राजे महाराजे रहे इस देश के अंदर, सब लोगों ने अंग्रेजों से संधियां करने का काम किया। तमाम सारे लोगों ने तो रोटी बेटी का संबंध भी बना लिया, लेकिन अंग्रेजों ने कभी हार भी नहीं मानी और कभी भी उन्होंने जिसे कहते समझौता नहीं किया, और उसी का उन्हें फल भुगतना पड़ा कि अंग्रेजों ने इस तरीके की उनकी स्थिति बना दी, और वही चीज स्थिति जो है वो लगातार कंटिन्यूड है। तो इस देश का सबसे ज्यादा एक्सप्लॉइटेड अगर कोई समूह है, सबसे ज्यादा आर्थिक तौर पर जो वंचित समूह है, वो आदिवासी बना हुआ है। और इसलिए जो बिरसा मुंडा की प्रेरणा है, वो आदिवासियों के लिए नहीं, हम सबके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, और उनके संघर्ष के बारे में अधिक से अधिक लोगों को बताया जाना चाहिए। लेकिन उस रास्ते पे जो चलने का काम करे, उसे नक्सलवादी या माओवादी घोषित ना किया जाए, इसका भी कुछ इंतजाम किया जाना चाहिए। नहीं तो आप बिरसा मुंडा का कितना ही अखबार में विज्ञापन दे दें और कितना ही मूर्ति के सामने जाकर के सिर झुकाने का काम हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों से लेके जितने लोग करें, और जो उसके रास्ते पे चले है, उनको सीधे अंदर जेल में डाल दें फर्जी मुकदमे लगा के, और जेल के अंदर वही हालत हो उनकी जो बिरसा मुंडा की हो। हम लोगों ने भी देखा है कैसे जेल साईं बाबा के साथ में जो कुछ हुआ, हमने देखा स्टेन स्वामी का जो कुछ हुआ, हमने देखा तमाम सारे लोग जो है जितने आदिवासी इलाके के हैं उस अंदर, उसमें तो इस तरीके से एनकाउंटर होते हैं जैसे मतलब आप बस्तर के अंदर चले जाइए तो बस्तर की स्थिति मुझे लगता है कि देश के अंदर सबसे भयावह स्थिति है। जल जंगल जमीन के खिलाफ में आज भी वहाँ 20-25 जगहों पर लगातार धरने चल रहे हैं ना, पिछले कई सालों से लगातार धरने चल रहे हैं। सरकार कोई बातचीत करने को तैयार नहीं है। सरकार केवल एक के बाद एक मुठभेड़ के अंदर इतने नक्सली मारे गए, बस इतनी ही काम करती रहती है। मतलब जो पहले से एक तरीके से आपने उसको चूस के रखा है, शोषण करके रखा है, लूट के रखा है, उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन उसकी भी लाशें बिछा करके और हथियार दिखा करके ये सिलसिला लगातार चल रहा है। तो जो लोग बहुजन संवाद को देख रहे हैं, मेरा उनसे कहना है कि उनको जाना चाहिए बस्तर जैसे इलाके में, आप कभी जाइए और वास्तविक स्थिति को देख करके आइए। और हमें कम से कम इस बात का मुझे संतोष है कि जैसे झारखंड है, ठीक है, अभी वहां पर चुनाव चल रहा है, लेकिन आदिवासियों में और दूसरों में अंतर देखिए। अंग्रेजों के समय के अंदर जैसे बाकी लोग, बहुत सारे लोग बिक गए, खरीद लिए गए, डर गए, और जो है आदिवासी नहीं बिका। आज भी आपने देखा जब सरकार ने कोशिश की तो बाकी 50-50 करोड़ के अंदर बम्बई के अंदर जो है वो बिक गया, जो है वहां का विधायक, लेकिन आदिवासी विधायक बिका। आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जेल के अंदर जाना पसंद किया। तो सही वंशज कौन है, सही वैल्यूज को अपनाने का काम कौन कर रहा है, जो डरे नहीं, जो झुके नहीं, जो हर तरीके के दमन को झेलने के लिए तैयार हो, इस तरीके के लोग हैं। लेकिन ये जमात बहुत छोटी है, इस जमात को ताकत देना जरूरी है। तो वो जो लोग हैं, विशेष तौर पे मैं इंटेलेक्चुअल्स के साथ कहना चाहता हूँ कि जो बहुत मतलब बौद्धिक तौर पर अपने आप को बहुत सुपीरियर और श्रेष्ठ मानते हैं, उनको जाना चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ, बस्तर के अंदर जिस दिन आप चले जाएंगे तो बस्तर के अंदर जाने के बाद सीधा आपके ऊपर एक ही आरोप लगेगा, आपको अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा, आपको मतलब खुद जो है जेल से बाहर रहना मुश्किल हो जाएगा। तो बैठ करके जी अपना जीता बौद्धिक विलास कर लेना एक बात है, लेकिन उनके साथ में खड़ा होना बहुत कठिन है। लेकिन वो खड़े खड़े होने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि बस्तर जैसी जगह पर तो बार बार, मतलब हर महीने में 2-4 जी प्रतिनिधिमंडल जाने चाहिए, जो जो अपने आप को वीर मानते हैं, जो जो अपने आप को क्रांतिकारी मानते हैं, और जो वास्तव में चाहते हैं कि भाई हम आदिवासी हित और संघर्ष के साथ खड़े हैं, हम बिरसा मुंडा के बारे से, उन्हें वहां जाना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, और देखना चाहिए कि वास्तव में आज भी इस देश में किस स्थिति के अंदर आदिवासी है। जिस तरीके से रेड इंडियंस को खत्म किया गया, जिस तरीके से एबोरिजिनीज को खत्म किया गया, उसी तरीके से देश के आदिवासी को खत्म करने की गहरी साजिश चल रही है। और इस साजिश से आदिवासी को बचाना होगा, उनके साथ में खड़ा होना होगा। यही एक किस्म की अपील भी मैं बहुजन संवाद के माध्यम से करना चाहता हूँ। तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने